एक शहर, एक पूरा उपमहाद्वीप और 300 साल से भी ज्यादा का शासन। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसे साम्राज्य की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। आज चलिए इसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भाई आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक अकेला शहर दिल्ली इतनी बड़ी ताकत बन गया कि उसने 300 से ज्यादा सालों तक इतने बड़े भूभाग पर अपनी हुकूमत चलाई? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हर महान साम्राज्य की कहानी एक शुरुआत से शुरू होती है। दिल्ली सल्तनत के लिए ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक ताकतवर राजधानी के तौर पर उभरने से, और ये सल्तनत की नींव रखी जाने से भी पहले की बात है। देखिए, सत्ता का खेल तो यहाँ बहुत पहले से चल रहा था। 12वीं सदी से भी पहले तोमर राजपूतों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन फिर अजमेर के चौहानों ने उन्हें हरा दिया। सत्ता का यही उलटफेर था जिसने वो जमीन तैयार की जिस पर 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की शानदार इमारत खड़ी हुई। और जानते हैं, दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की ताकत सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बनी। ये व्यापार का, कॉमर्स का एक बहुत बड़ा सेंटर भी था। अमीर जैन व्यापारियों ने यहाँ शानदार मंदिर बनवाए और देहलीवाल नाम के सिक्के तो दूर दूर तक चलते थे। यही वो आर्थिक ताकत थी जिसने दिल्ली को एक राजनीतिक राजधानी से एक शाही साम्राज्य की राजधानी बनने का रास्ता दिखाया। और फिर शुरू हुआ सल्तनत का दौर। दिल्ली से एक के बाद एक 5 राजवंशों ने हुकूमत की, शुरुआती तुर्की शासकों से लेकर लोधी राजवंश तक। और इन सब ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने परचम तले ला खड़ा किया। चलिए अब सल्तनत के शुरुआती दौर की एक सबसे असाधारण शासक की कहानी की तरफ चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और चुनौतियों से भरी हुई है। जरा सोचिए, साल है 1236। सुल्तान इल्तुतमिश का इंतकाल हो चुका है और दरबार के जो ताकतवर तुर्की अमीर हैं वो सब हैरान परेशान हैं, क्योंकि अगला शासक कोई शहजादा नहीं बल्कि सुल्तान की अपनी बेटी रजिया है। उस जमाने के लिए ये एक इनकलाबी, एक अकल्पनीय घटना थी। और देखिए विडंबना, उस दौर के एक इतिहासकार थे मिन्हाज-ए-सिराज। वो खुद एक महिला के शासन करने के विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें भी ये लिखना पड़ा कि रजिया अपने सभी भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल और सक्षम थी। मतलब काबिलियत पर कोई सवाल था ही नहीं, सवाल कुछ और था। तो फिर असली दिक्कत क्या थी? असल में दिक्कत थी कंट्रोल की। तुर्की अमीर एक कठपुतली चाहते थे, पर रजिया एक आज़ाद शासक थी। उन्होंने गैर तुर्कों को ऊंचे पद दिए, और तो और वो मर्दों की तरह दरबार में आने लगी। ये एक सीधी चुनौती थी और अमीर लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। नतीजा, सिर्फ 4 साल बाद 1240 में उन्हें सिंहासन से हटा दिया गया। अब एक बड़ा सवाल था कि एक किलेबंद शहर से निकलकर एक पूरा साम्राज्य कैसे बनाया जाए। शुरुआती सुल्तानों के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने इस मुश्किल का हल कैसे निकाला। देखिए, शुरू में सल्तनत का कंट्रोल बहुत कमजोर था। वो बस अपने किलेबंद शहरों, जिन्हें गैरिसन टाउन कहते हैं, वहीं तक सीमित थे। अपने आसपास के इलाकों पर उनका कोई खास काबू नहीं था, और रसद यानी सप्लाई के लिए वो पूरी तरह से या तो व्यापार पर या फिर लूटपाट पर निर्भर थे। ये कह सकते हैं एक बहुत ही नाजुक स्थिति थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खासकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला कदम था अपने घर को मजबूत करना, जिसे आंतरिक सीमा कहा गया। मतलब अपने किलों के आसपास की जमीन पर कब्जा करो, जंगल साफ करो और खेती को बढ़ावा दो। और दूसरा कदम, दूर तक हमला करो, यानी बाहरी सीमा का विस्तार। इसके तहत दक्षिण भारत पर फौजी हमले किए गए ताकि वहां से हाथी, घोड़े और दौलत हासिल की जा सके। देखिए, एक साम्राज्य जीतना एक बात है, पर उसे चलाना, उस पर शासन करना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। अब जरा उन जबरदस्त सिस्टम्स पर नजर डालते हैं जो सुल्तानों ने अपने इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए बनाए थे। इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए सुल्तानों का जो सबसे बड़ा हथियार था वो थे बंदगान। ये कोई मामूली गुलाम नहीं थे, बल्कि सैन्य सेवा के लिए खास तौर पर खरीदे गए लोग थे, जिन्हें गवर्नर और कमांडर जैसे बड़े पदों के लिए तैयार किया जाता था। सुल्तान अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इन पर भरोसा करते थे, क्योंकि इनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के लिए होती थी, किसी परिवार या कबीले के लिए नहीं। और इन वफादार कमांडरों को कंट्रोल करने और सेना को चलाने का जो सिस्टम था वो था एकता सिस्टम। ये सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थी।
ये एक तरह का जमीन का इलाका था जो मिलिट्री कमांडरों को उनकी सर्विस के बदले में दिया जाता था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत सिंपल। इख्तेदार अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते, सेना को लीड करते और टैक्स वसूलते। इसी टैक्स से वो अपनी और अपने सैनिकों की सैलरी निकालते थे। लेकिन इसमें एक बहुत ही चालाकी भरा नियम था। उनका ट्रांसफर थोड़े थोड़े वक्त में होता रहता था। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी कमांडर एक ही जगह पर इतना ताकतवर न हो जाए कि वो सुल्तान के लिए ही खतरा बन जाए। सच में एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अब बात करते हैं सल्तनत के सबसे बड़े इम्तिहान की, मंगोलों का हमला। और हम देखेंगे कि इसके दो सबसे ताकतवर सुल्तानों ने इस एक ही खतरे का सामना कैसे दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से किया। सोचिए जरा, मंगोलों की वो सेना जिसे कोई नहीं हरा पाता था, वो दिल्ली के दरवाजे पर खड़ी है। सल्तनत का वजूद दांव पर लगा है। और इस मुश्किल घड़ी में दो महान सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, दो बिल्कुल अलग रास्ते चुनते हैं। एक ने इतिहास रचा और दूसरे ने एक सबक सिखाया। चलिए, इन दोनों रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव गेम खेला। उसने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की, सीरी नाम का एक नया किला, शहर बनाया और सेना को खिलाने के लिए पैदावार पर 50% का भारी टैक्स लगाया। उसने बाजार की कीमतों को भी कंट्रोल किया और सैनिकों को कैश में सैलरी दी। दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक ने सोचा कि अटैक ही सबसे अच्छा डिफेंस है। उसने दिल्ली खाली करवाकर उसे एक सैनिक छावनी बना दिया। लेकिन उसकी विशाल सेना के लिए लगाए गए टैक्स से अकाल जैसे हालात बन गए और उसका सबसे विनाशकारी फैसला था टोकन करेंसी चलाना, सस्ती धातु के सिक्के जिनका नकली बनाना इतना आसान था कि पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। और नतीजा? बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। अलाउद्दीन खिलजी की दूर की सोच कामयाब रही। उसके प्रशासनिक सुधारों ने सल्तनत को न सिर्फ बचाया बल्कि मंगोलों को भी खदेड़ दिया। वहीं मोहम्मद तुगलक की हर बड़ी योजना एक बड़ी तबाही साबित हुई। उसकी नीतियों ने अफरा तफरी फैला दी और आखिरकार उसे शर्मिंदगी के साथ अपनी टोकन करेंसी और अपनी योजनाएं दोनों ही वापस लेनी पड़ी। हर साम्राज्य का एक अंत होता है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, ये समझने के लिए कि सल्तनत का पतन कैसे हुआ और वो अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़ गई। तुगलकों के बाद सैयद और लोधी राजवंशों ने दिल्ली पर राज तो किया, लेकिन तब तक सल्तनत की पुरानी शान जा चुकी थी। साम्राज्य टूटकर कई छोटे छोटे आज़ाद राज्यों में बंट चुका था और आखिरकार 1526 में इस महान सल्तनत का सफ़र खत्म हो गया। लेकिन साम्राज्य खत्म हो जाते हैं, उनके आइडियाज़ नहीं। सल्तनत के प्रशासनिक विचार उसके बाद भी जिंदा रहे। शेर शाह सूरी ने खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे और भी बेहतर बनाया। और जानते हैं, यही बेहतरीन सिस्टम आगे चलकर महान मुगल सम्राट अकबर के प्रशासन की नींव बना। यही थी दिल्ली सल्तनत की असली और हमेशा रहने वाली विरासत। तो आखिर में एक सवाल ये रह जाता है, दिल्ली सल्तनत 1526 में भले ही खत्म हो गई हो, पर क्या उसका असर सच में कभी खत्म हुआ या आज भी वो किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।